Next, dash is a marketable receipt in bearer or registered form of funds deposited in banks for a specified period at a specified rate of interest. Commercial paper, cash management bill, certificate of deposit और treasury bill. अब देखो इसका करेक्ट आंसर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें दैट इज सीडीज की, तो ये इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1989 में. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बिल्कुल प्रोमिसरी नोट की तरह होता है जो कि बेसिकली बैंक इशू करता है. किस फॉर्म में? सर्टिफिकेट के फॉर्म में. क्लियर? और यहां पे ये जो सर्टिफिकेट है ना, इसमें ये मेंशन होता है कि जो भी इसका बियरर है, मतलब जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट है, उसको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है. क्लियर? जैसे बेसिकली हम लोग बैंक में एफडीज चलाते हैं ना, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड ऑल, बिल्कुल वैसा ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी होता है. बस यहाँ होता क्या है कि आपने पैसा डिपॉजिट किया, बैंक ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया और उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट है, दैट इज जो बियरर है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा. उसमें ये भी मेंशन होता है कि मैच्योरिटी डेट क्या होगी, क्या फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितना वैल्यू का ये डिपॉजिट हुआ है. क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर है सी. नेक्स्ट, द मार्केट विच हेल्प्स कमर्शियल बैंक्स टू मेंटेन देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड कॉल मनी मार्केट, डिस्काउंट मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट और कमर्शियल बिल मार्केट. इसका करेक्ट आंसर है ए, कॉल मनी मार्केट. ये बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंस में डील करती है और वो रीपेबल होता है ऑन डिमांड. क्लियर? बेसिकली जो कॉल मनी मार्केट है वो 1 डे से लेकर के 14 डेज तक की मैच्योरिटी पीरियड रखता है. इसीलिए हमने पहले बताया कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है. क्लियर? तो ये जो बेसिकली सोर्स है, इसके थ्रू बैंक्स अपने एसएलआर को मेंटेन कर सकता है. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड पेबल आफ्टर 3 months आर कॉल्ड इंडिजीनियस बिल, यूजुएंस बिल्स, अकोमोडेशन बिल्स और सप्लाई बिल्स. इसका करेक्ट आंसर है बी, यूजुएंस बिल्स. नेक्स्ट, in India, the company which actually deals with the corpus of the mutual fund is called, no doubt इसका करेक्ट आंसर है asset management company. बेसिकली asset management company ही वो कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड के कॉर्पस को डील करती है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम रिलेट्स टू, अब देखो इक्विलिब्रियम सिचुएशन मतलब क्या? बेसिकली अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहां पे हमारी डिमांड किसके बराबर होगी? सप्लाई के. क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं. मार्केट कंडीशन विच ऑसिलेट, मार्केट स्टेट ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, मार्केट कंडीशन ऑफ राइजिंग प्राइस और मार्केट कंडीशंस विच वंस अचीव्ड टेंड्स टू परसिस्ट. करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, कि एक ऐसी मार्केट कंडीशन जो अगर हम अचीव कर लें तो फिर वो परसिस्ट करेगी. दैट इज एक ऐसी मार्केट कंडीशन जो अगर हम अचीव कर लें तो वो परसिस्ट करेगी, दैट इज कंटिन्यू करेगी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू रिलेट्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब देखो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सिंपली हम लोग किसकी बात करते हैं? किसी इंडिविजुअल की. और अगर एग्रीगेट की बात होती तो किसकी बात करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की. क्लियर? ऑप्शन देखते हैं. इम्पैक्ट ऑफ क्रूड प्राइस हाइक ऑन इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन बैंक रेट ऑन बैंक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. अब देखो अगर क्रूड प्राइस चेंज होता है तो उस केस में ओवरऑल एग्रीगेट इम्पैक्ट पड़ेगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे. वैसे ही अगर देखें कि अगर बैंक रेट चेंज हो रहा है तो नो डाउट बैंक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और सबकी बैंक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ना कि किसी इंडिविजुअल के. इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो बता दिया कि हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं. इम्पैक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑन व्हीट प्रोडक्शन. अब देखो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात हो रही है, किसकी? व्हीट की. दैट इज किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. क्योंकि बेसिकली देखो अगर हम लोग इसकी बात करें इम्पैक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ व्हीट प्रोडक्शन की, तो ये डिमांड एंड सप्लाई को कंसिडर करेगा, पर किसकी? ओनली ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. और वो इंडिविजुअल यूनिट्स क्या है बेटा? व्हीट. क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. नेक्स्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सिंपली क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल.
तो जो भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कंजम्पशन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। कंजम्पशन मतलब आपने किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया, सिंपली अगर आप उसको कंज्यूम नहीं करते तो आप क्या करते, आप उस रिसोर्स को कहीं और अलोकेट कर देते, हो सकता है फर्दर प्रोडक्शन में अलोकेट कर देते, है ना। तो उस केस में कंजम्पशन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा, अलोकेटिंग रिसोर्सेज। देख लेते हैं ऑप्शन, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशन। बट ऑब्वियस ए, क्योंकि अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज कम हो जाएगा, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो सिंपली चाहे तो आप उसको कंज्यूम करो, चाहे आप उसको रिटेन करके रखो। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब रिटेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, और अगर हम उसको रिटेन करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, कंजम्पशन। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी इज, आप देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो नो डाउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट इनकम जो उनको रिसीव होती है फ्रॉम अब्रॉड, ये उसको भी कंसिडर करते हैं। बट जीडीपी में हम सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक चीज़ों को लेते हैं, ना कि अब्रॉड की चीज़ों को। तो जीएनपी में क्योंकि नेट इनकम रिसीट्स आता है फ्रॉम अब्रॉड, तो डिफरेंस भी यही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रिसेशनरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, रिसेशन के टाइम क्या होता है बेटा, सारी की सारी चीजें फॉल करने लगती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। तो ऑप्शन देखते हैं, द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज ड्रामेटिकली, पोटेंशियल नेशनल इनकम विल एक्सीड एक्चुअल नेशनल इनकम, actual national income will exceed potential national income, the real rate of interest will exceed the nominal rate of interest। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, when a firm enters the law of diminishing returns to scale, जब फर्म स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज पे होती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और ये प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, नो डाउट वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से। क्योंकि देखो फिक्स फैक्टर्स तो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, जैसे लैंड है तो लैंड तो फिक्स होगा, और जितना ज़्यादा हम लेबर इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में बेसिकली होता क्या है कि अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू इफ, देखो सिंपली अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करें, सिंपली हम लोग किसकी बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा टोटल खर्चा है, टोटल रेवेन्यू मतलब क्या, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्लियर, तो सिंपली प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी अगर करेंगे तो क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर। और प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू का नो डाउट हमें रिलेशनशिप पता होगा, जिसको हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर भी बोल रहे हैं, कि अगर प्राइस इंक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इन इलास्टिक को, दैट इज ईडी इज लेस देन 1। अगर प्राइस इंक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ तो होगा ईडी इज ग्रेटर देन 1, दैट इज इलास्टिक। और प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर पर अगर कोई भी चेंज ना आए तो ईडी क्या हो जाएगा, 1। तो देखो हमारे पास ऑप्शन दिया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये प्राइस नहीं है, ये डिमांड है, और डिमांड और प्राइस दिया है ना कि टोटल रेवेन्यू। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन, लेस देन, मोर देन। तो ये लास्ट तीन ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि सिंपली देखो जब ईडी इज इक्वल टू 1 होता है तो हम सबको पता है कि ये सिचुएशन कब होती है, जब प्राइस में जितने परसेंट से चेंज हुआ है। जैसे लेट्स से अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी 10% से डिक्रीज होगा। क्लियर, अब इसका एक एग्जाम्पल भी ले लो। लेट्स से हमने बोला प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या है, टोटल रेवेन्यू। क्लियर, अब लेट्स से हमारे पास जो प्राइस गिवन है वो है 10, क्वांटिटी गिवन है दैट इज डिमांड वो है 5, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 50। अब लेट्स से हमारे प्राइस में 10% से इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 11। तो ये मानते हैं कि हमारा क्वांटिटी भी 10% से डिक्रीज होगा, ये हो जाएगा 4.5। और जब हम 4.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑन एन एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, 50। इसका मतलब जितना प्राइस में परसेंटेज चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज होगा जब ईडी इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, और ये प्राइस नहीं डिमांड है। क्लियर, नेक्स्ट, इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू प्रोडक्ट्स इज पॉजिटिव देन वी कैन से दैट। अब देखो अगर हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें ना तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग दो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं,
और उन दोनों प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट की प्राइस लेते हैं और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्रॉस इलास्टिसिटी में दो चीज़ें आती है, पहला सब्स्टिट्यूट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि दो प्रोडक्ट्स के बीच में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा। दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स मे बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की जगह पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेसिकली जॉइंट गुड्स होते हैं जिनको हम दूसरे प्रोडक्ट के साथ यूज़ करते हैं। क्लियर? और स्पेसिफिकली हम बोलें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स जो कि कंज्यूम्ड होते हैं टुगेदर। अब जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कार एंड पेट्रोल की, तो कार एंड पेट्रोल एक दूसरे के साथ चलेगा। दैट इज अगर एक की प्राइस में राइज हुआ तो दूसरे की डिमांड अफेक्ट होगी। बट अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो सिंपली जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं टी एंड कॉफ़ी का, यहाँ पे भी अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो नो डाउट कॉफ़ी की डिमांड अफेक्ट होगी। बट स्टिल यहाँ टी एंड कॉफ़ी में से आप कोई एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसा नहीं होता। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। अब इफ इन केस मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया, टी एंड कॉफ़ी, तो लेट्स से टी की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई और हमें पता है कि टी की जगह अगर हम कॉफ़ी कंज्यूम करें तो भी हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, टी की डिमांड घटा देंगे और कॉफ़ी की डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब देखो अगर क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना कि प्राइस एक प्रोडक्ट की लेते हैं और डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की। तो देखो जैसे ही टी की प्राइस बढ़ी, कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर टी की प्राइस डिक्रीज होती तो कॉफ़ी की डिमांड डिक्रीज हो जाती, क्योंकि कॉफ़ी से लोग शिफ्ट हो जाते हैं टी की तरफ। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में किस तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो जैसे इफ इन केस मान लो हम बात करें पेट्रोल की एंड कार्स की, ठीक है, तो पेट्रोल का जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, कार की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज होगी तो कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ हम किसकी बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, जो आपस में साथ चलते, दैट इज टुगेदर। क्लियर? तो यहाँ किस तरह का रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन है, या हम कह सकते हैं नेगेटिव रिलेशन है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्रॉस इलास्टिसिटी दो प्रोडक्ट के बीच में पॉजिटिव कब होगी, नो डाउट जब वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। और अगर क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा होता तो हम आंसर क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, द प्रोडक्ट्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है, सिंपली प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ना कि इनडायरेक्ट रिलेशन। हायर द प्राइस, हायर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, हायर द प्राइस, लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोअर द प्राइस, लोअर द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी द सेलर इज प्रिपेयर टू सप्लाई इन मार्केट। बट ऑब्वियस जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी ही ज़्यादा सेलर क्वांटिटी मार्केट में सेल करने के लिए उसको प्रिपेयर करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई गुड्स कैन बी इन्फर्ड एज क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर इफ। देखो अभी हमने ऊपर बता दिया ये चीज़ कि अगर हम क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात करें तो क्लोज सब्स्टिट्यूट तभी प्रोडक्ट माना जाएगा जब एक की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाए, एक की प्राइस डिक्रीज होने से दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाए। देख लेते हैं ऑप्शन, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन लीड्स टू डिक्रीज, ये तो देखने की जरूरत नहीं है। फॉल इन प्राइस ऑफ वन लीड टू फॉल इन डिमांड ऑफ अदर वन, और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर वन। अब देखो ए और डी में करेक्ट आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि ए में कह रहा है कि अगर एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक की प्राइस घटी तो दूसरे की डिमांड घटेगी, वाइस वर्सा में। बट लास्ट में देखो डी में सिर्फ इतना बोला है कि एक की प्राइस बढ़ने से डिमांड दूसरे की इंक्रीज हो जाएगी। बट इसका वाइस वर्सा, दैट इज अगर मान लो टी की प्राइस घटी तो नो डाउट टी की डिमांड इंक्रीज होगी और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है पॉइंट डी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ प्राइमरी सेक्टर, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन और पोल्ट्री फार्मिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा पोल्ट्री फार्मिंग, क्योंकि बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में वो चीज़ें आती हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, पोल्ट्री फार्मिंग। और अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, कंस्ट्रक्शन की, तो ये सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनमें क्या क्या आ रहे हैं हम एक बार रीड कर देते हैं। फर्स्ट वन है प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस।
क्लियर, कि ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म और फोरम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। थर्ड, मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। जो पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं किया गया वो हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को रिवीजन में इजी पड़े। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, ये भी फंक्शन है किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, कि ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए प्रॉपर टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हैं। एंड लास्ट वन इज इंश्योरिंग कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किसके? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। बट क्या ये बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करती है? नहीं, ये बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल नहीं करती। बेसिकली इनका फोकस होता है ट्रेड डिस्प्यूट्स पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, विच इज द अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया? नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाबार्ड, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ IMF? अब देखो IMF का कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, येस। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल कंसल्टेशन, येस। इट इज अ रिजर्वियर ऑफ द करेंसीज ऑफ ऑल द मेंबर्स करेंसीज। बट अगर हम लोग बात करें इट प्रोवाइड्स फोरम फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स, तो इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स कौन सेटल करता है? वर्ल्ड बैंक। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। और बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक डिटेल स्टडी आप कर लेना रिलेटेड टू फंक्शंस। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स के लिए आर्बिट्रेटर है, हाँ करेक्ट। टू हेल्प द मेंबर कंट्रीज इन द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्रीज, ये भी करेक्ट है। बेसिकली हेल्प करती हैं इन रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, टू प्रमोट लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें भी ये हेल्प करती हैं। बट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना एंड क्रेडिट देना गारंटिंग रीपेमेंट के लिए, ये काम वर्ल्ड बैंक का नहीं है। क्लियर, बेसिकली ये फंक्शन वर्ल्ड बैंक का नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। बाकी अब आप वर्ल्ड बैंक का पूरा डिटेल फंक्शन स्टडी कर लेना, IMF का डिटेल स्टडी कर लेना रिलेटेड टू फंक्शन, और इसके अलावा एक और ऊपर था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों के आप फंक्शंस की एक डिटेल स्टडी कर लेना। नेक्स्ट, चूज अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अमेलगमेट, बेसिकली अगर अमेलगमेट की बात करें तो अमेलगमेट करना मतलब क्या होता है? कंबाइन करना या यूनाइट करना टू फॉर्म वन ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर। क्लियर, तो इसका अपोजिट बट ऑब्वियस क्या होगा? कंबाइन करने का अपोजिट क्या हो सकता है? अलग करना, दैट इज सेपरेट करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, सेपरेट। नेक्स्ट, चूज अ वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। लैंग्योर, लैंग्योर मतलब बेसिकली क्या होता है? टायर्डनेस। अगर हमें इसका मतलब पता है तो ही हम इसका अपोजिट निकाल पाएंगे। और इनएक्टिविटी, तो टायर्डनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक। देख लेते हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विगर। विगर का मतलब ही होता है एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। क्लियर, तो इसका अपोजिट पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मीनिंग बोला है, अब देखो बर्गुइंग का मीनिंग होता है बिगिनिंग टू ग्रो और इंक्रीजिंग रैपिडली। क्लियर, और यही सेम मतलब होता है प्रोलिफरेट का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, प्रोलिफरेट। नेक्स्ट, आर्किटेक्ट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग एज स्कल्पचर इज रिलेटेड टू स्टैच्यू, दैट इज सी। नेक्स्ट, Facebook is currently dash in a debate over its decision to allow political campaigns to push ads containing this information. इसका करेक्ट आंसर होगा C, embroiled. बेसिकली एम्ब्रॉयल्ड का मतलब क्या है? कि इन्वॉल्व होना डीपली किसी आर्ग्यूमेंट में, कंफ्लिक्ट में या डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, एम्ब्रॉयल्ड। नेक्स्ट, हेनरी फोर्ड इज नोटेड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पार्ट्स, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, असेंबली लाइन ऑपरेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका करेक्ट आंसर है सी, असेंबली लाइन ऑपरेशन। बेसिकली हेनरी फोर्ड की बात करें तो इन्होंने 1 दिसंबर 1930 में जो सबसे पहला फर्स्ट मूविंग असेंबली लाइन था उसको इंस्टॉल किया था। किसके लिए? फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ द इंटायर ऑटोमोबाइल।
तो नो डाउट इनका कंट्रीब्यूशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो कहाँ था, असेंबली लाइन ऑपरेशन में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डेवलपमेंटली oriented relationship between senior and junior colleagues or peers that involves advising, role modeling, etc. is termed as mentoring, coaching, tutoring or poaching. Correct answer होगा A, mentoring. Next, generation of critical incidents is a characteristic feature of graphic rating scale method, behaviorally anchored rating scales, balance scorecard और MBO. इसका करेक्ट आंसर है B, behaviorally anchored rating scales. दैट इज, इसको हम लोग बेसिकली बार्स भी बोलते हैं। बेसिकली करता क्या है, ये डिस्क्राइब करता है किसी पर्टिकुलर के बिहेवियर को विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर परफॉर्मेंस डायमेंशन। मतलब जो भी आपने परफॉर्मेंस दी है उसके बेसिस पे आपके बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, जज करना, ये किसका काम है, बार्स का। क्लियर। बेसिकली जनरेशन ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट ये किसका फीचर है, बार्स का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, थिंकिंग एंड डूइंग इज क्लियरली डिमार्केटेड इन, इसका करेक्ट आंसर है बी, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली देखो, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ मैनेजमेंट अपने गोल्स को एंड डायरेक्टिव्स को पहले से स्टैब्लिश करके रखते हैं और उसके बाद जो स्टाफ होते हैं या वर्कर होते हैं उनको उसको फुलफिल करना होता है। तो यहाँ ही ये प्रोसेस चलता है थिंकिंग एंड डूइंग का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, अगर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्बिनेशन है, इज अ कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है, ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की। पहली चीज़। दूसरा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ये दो तरीके से बन सकता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट ABCD। तो दोनों में से किसी के बेसिस पे भी ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना होगा और दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कंबाइन करके हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, कंबाइंस फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन विद प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, एन HR मैनेजर एक्ट्स इन एडवाइजरी रोल। अब देखो, अगर हम लोग HR मैनेजर की बात करें या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो हमने पहले भी बताया है कि इस पर हम एक पूरा डिटेल लेक्चर क्लास अपलोड करेंगे एंड उसके साथ ही साथ ऑलमोस्ट 100 MCQs की क्लास भी अपलोड करेंगे। तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको उस क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वहाँ हमने ऑलरेडी ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं इन डिटेल। नेक्स्ट, the type of planning that deals with planning of people in the organization and the work they are likely to do and how much they likely to be paid is called strategic planning, tactical planning, workforce planning और operational planning। इसका करेक्ट आंसर है A, strategic planning। क्योंकि बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लेकर के चलते हैं और ये डील करता है, ये जो प्लानिंग है ये डील करता है प्लानिंग ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्क दे आर लाइकली टू डू एंड हाउ मच दे लाइकली टू बी पेड। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट कवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, जॉब एनालिसिस। और इसका डिटेल डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड करेंगे। विच आर द एडिशनल 3 एलिमेंट्स ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो इसमें 4 P's का फ्रेमवर्क है, जिसमें पहला है हमारा प्रोडक्ट, दूसरा है प्रमोशन, थर्ड है प्राइस एंड लास्ट वन इज प्लेस, है ना। तो ये तो हम सबको पता है 4 P's फ्रेमवर्क। बट देखो, क्वेश्चन में ये 4 P's नहीं पूछा है, क्वेश्चन में एडिशनल 3 एलिमेंट्स पूछा है। तो जो एडिशनल 3 एलिमेंट्स है उसमें पहला है पीपल, दूसरा है फिजिकल एविडेंस एंड लास्ट है बेटा प्रोसेस। तो ओवरऑल 4 + 3 मिलकर के ये 7 P's बनते हैं किसमें, सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, पीपल, फिजिकल एविडेंस एज वेल एज प्रोसेस। नेक्स्ट, a dash is a name, term, sign, symbol, combination of them which is intended to identify the goods and services of one seller
और ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रांड, क्योंकि ब्रांड बेसिकली क्या करता है कि दो लोगों के प्रोडक्ट को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंशिएट करता है। क्लियर? जब हम ब्रांड नेम का लीगल प्रोटेक्शन कराते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। क्लियर? नेक्स्ट, डैश अकर्स व्हेन इंपोर्ट्स आर बीइंग सोल्ड एट एन अनफेयर प्राइस। इसका करेक्ट आंसर है बी, डंपिंग। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब देखो, अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करें तो बेसिकली ये 4 स्टेजेस में बटा होता है। पहला होता है इंट्रोडक्शन, देन होता है उसकी ग्रोथ, देन आती है मैच्योरिटी एंड लास्ट होता है डिक्लाइन। क्लियर? तो ये बेसिकली 4 स्टेजेस हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। अब देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स रिमेन सेम अक्रॉस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में तो उस पॉइंट ऑफ टाइम का जो प्रॉफिट है और ग्रोथ स्टेज के पॉइंट ऑफ टाइम का जो प्रॉफिट है वो बहुत डिफर करता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स आर यूजली हैव अ लिमिटेड लाइफ। नो डाउट हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, फिर एक नया प्रोडक्ट आता है जो कि बेसिकली उसकी प्लेस ले लेता है। नेक्स्ट, ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट्स डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स टू सेलर। नो डाउट ये भी करेक्ट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, डिक्लाइन स्टेज, हर एक स्टेज में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है और अलग अलग प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती है सेलर को। एंड एट ईच स्टेज द प्रोडक्ट रिक्वायर्स डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रैटेजी। यस, अगर आपने ग्रोथ के टाइम जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वही स्ट्रैटेजी अगर आप डिक्लाइन के टाइम पे करोगे तो पॉसिबल नहीं होता सरवाइव करना। नो डाउट आपको हर एक पर्टिकुलर स्टेज में जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो अलग रखनी होगी। क्लियर? तो इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नो डाउट वो कौन सा है? ए, क्योंकि पॉइंट ए में कह रहा है कि हर एक स्टेज में आपको इक्वल सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट कैन ईजिली बी डुप्लीकेटेड, dash is a better alternative for introducing the new product, and when the product is very distinct from competitive offerings, dash is the better alternative. अब देखो, अगर आपको नया प्रोडक्ट अपना मार्केट में लॉन्च करना है तो नो डाउट पेनिट्रेशन मेथड सबसे बेस्ट है, और अगर आपका प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट है, अलग है बाकी कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग से, तो उस केस में आपको स्कीमिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव पड़ेगा न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। Car manufacturers like Honda create several sub-brands linked to the main brand like Honda City, Honda Jazz, Honda Brio, etc. This is an example of। इसका करेक्ट आंसर है ए, अम्ब्रेला ब्रांडिंग। बेसिकली अम्ब्रेला ब्रांडिंग एक ऐसी मार्केटिंग प्रैक्टिस है जहाँ पे हम सिंगल ब्रांड नेम को यूज़ करके सेल करते हैं 2 और मोर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ हमारा ब्रांड नेम क्या है? होंडा, और इसी को यूज़ करके हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करें। देखो हर जगह क्या किया है? होंडा यूज़ कर लिया वर्ड। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, अम्ब्रेला ब्रांडिंग। नेक्स्ट, ट्रेनिंग सर्विस एम्प्लॉयज़ इज अ पार्ट ऑफ। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो नो डाउट ये इंटरनल मार्केटिंग है। वाइल एडवर्टाइजिंग ऑफ द सर्विसेज थ्रू टेलीविजन, और टेलीविजन पे जब हम अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं तो ये एक्सटर्नल मार्केटिंग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, the techniques of studying the goals, strengths, shortcomings and strategies of competitors are classified as competitor analysis। आप अपने competitor को analysis करते हो कि उन्होंने क्या goal set किया है, उनकी क्या strengths हैं, क्या weaknesses हैं, and उनके basis पे आप अपने goals and strategies को set करते हो। तो ये क्या होगा? competitor analysis। Next, the marketing process starts with the, जो सबसे पहला प्रोसेस होता है मार्केटिंग का वो क्या होता है? सेगमेंटेशन, प्रमोटिंग अ सर्विस और प्रोडक्ट, प्राइसिंग अ सर्विस ऑफ प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग। नो डाउट सबसे पहला स्टेज होता है सेगमेंटिंग, क्योंकि सेगमेंटिंग रिफर करता है एक ऐसा प्रोसेस जहां हम क्रिएट करते हैं स्मॉल सेगमेंट्स विद इन अ ब्रॉड मार्केट टू सेलेक्ट द राइट टारगेट मार्केट फॉर वेरियस ब्रांड। मतलब बेसिकली हमें पता है कि मार्केट बहुत ब्रॉड है, तो उस पर्टिकुलर मार्केट में से, उस ब्रॉड मार्केट में से हमें राइट टारगेट मार्केट ढूंढ करके निकालना होता है जहां हमारा प्रोडक्ट ईजिली सेल हो सके। क्लियर? और इसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, सेगमेंटेशन।
नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रिसेशनरी फेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल। रिसेशन के टाइम बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी चीज़ें क्या करती हैं, फॉल करती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, द नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज ड्रामेटिकली, कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा और हम घुमा के बोले तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। अब देखो, अगर बिजनेस साइकिल की आपको एक पूरी डिटेल नॉलेज चाहिए तो हमने सीए फाउंडेशन के लिए ऑलरेडी बिजनेस साइकिल से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं और उसी एमसीक्यू सेशन में ना पूरा बिजनेस साइकिल डिटेल में डिस्कस भी किया है। तो आप देखना, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उस क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एज वेल एज प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। वो क्लास आप ज़रूर से कवर कर लेना, क्योंकि वहाँ से आपका बिजनेस साइकिल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is not included in current account? फैक्टर इनकम पेमेंट बेसिकली नेट प्राइमरी इनकम और फैक्टर इनकम इंक्लूड करता है, तो फैक्टर इनकम पेमेंट भी इंक्लूड होगा। गुड्स एंड सर्विसेज होगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर में बेसिकली नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर इंक्लूड होता है, बट एफडीआई फ्लोज ये करंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, गिवन है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, हम लोग को रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है। तो बेसिकली देखो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का जो फॉर्मूला है वो है नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी। क्लियर? या हम कह सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू होता है रियल जीडीपी प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्लियर? अब देखो, हमारे पास नॉमिनल जीडीपी दिया है, रियल जीडीपी दिया है, बस दोनों को माइनस कर दो, हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन की फिगर आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, 3%। नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज दैट आर विड्रॉनेबल एट अ शॉर्ट नोटिस सच इज इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, a dash operation with respect to wholly owned subsidiaries is one which is started from scratch. इसका करेक्ट आंसर है सी, ग्रीनफील्ड। नेक्स्ट, which one of the following is a cash asset? बैंक डिपॉजिट, शेयर, बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट। लास्ट के तीन तो नहीं है, बैंक डिपॉजिट। और बेसिकली ये कौन सी वाले डिपॉजिट्स हैं, जो डिपॉजिटेड क्रिएटेड आउट ऑफ लोन्स। लोन से जो डिपॉजिट क्रिएट हो रहा है वो क्या होगा, कैश एसेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट इज ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट और कॉल मनी मार्केट। बट ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, स्टॉक मार्केट। अगर हम ट्रेजरी बिल मार्केट की बात करें, कमर्शियल बिल मार्केट की बात करें या कॉल मनी मार्केट की बात करें, तो ये सब कहाँ इंक्लूड होता है, मनी मार्केट में। क्लियर? और स्टॉक मार्केट किसका पार्ट है, कैपिटल मार्केट का। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अब देखो, यहाँ हमारा ओवरऑल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन ओवर हो गया और ये जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम 2020 का क्वेश्चन पेपर था, जहाँ हमने ओवरऑल 100 क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया है। एक दो क्वेश्चंस पे हमने डिस्कशन नहीं किया है जहाँ पे हमें डाउट था आंसर को लेके, तो हम इसकी पीडीएफ नो डाउट अपलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो वो जो एक दो क्वेश्चन स्किप हुए हैं वो भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और इफ़ इन केस उसके आंसर्स आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अब देखो, जब हमने जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर पैटर्न डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि ओवरऑल हम 2016 टू 2020 का क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे, बट इसके साथ साथ हम बहुत सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे भी क्लासेस अपलोड करें। जैसे अभी हमने कॉस्टिंग के भी क्लासेस अपलोड किए थे, और आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आप देखोगे कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स एमसीक्यूज से ही रिलेटेड हैं। तो वो क्लासेस भी आप साथ ही साथ कवर करते जाना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए प्रिपरेशन करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम जो भी क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करें वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे कि हम स्टैट्स के लिए अपने दूसरे चैनल दैट एक्सेल एडुकेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, एंड स्टैट्स की हम रेगुलर बेसिस पे अब क्लास अपलोड करेंगे वहाँ। तो आप वो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको डेली अपडेट्स मिल जाएं, और वो क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रिपरेशन के लिए हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वो प्लेलिस्ट में हमने जितने भी क्लासेस डाले हैं नो डाउट वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं, तो वो सारे क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।